हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना भी आपका स्टडी का टाइम टेबल आपने सेट कर रखा है, डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग पेट 2023 के जीके जीएस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे और जो क्लास है वो 1 होने वाली है और टॉप 30 प्रश्न होने वाले, यानी कि प्रश्नों की संख्या जो है वो 30 होने वाली है। प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट से संबंधित प्रश्न हैं आपके। कम समय में ज़्यादा प्रश्नों की बात की जाएगी, जहाँ ज़रूरत होगी प्रत्येक प्रश्नों में व्याख्या करने की कोशिश होगी। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला इसलिए है क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट कितना इंपॉर्टेंट है ये आप बखूबी जानते हैं। आज की क्लास में इन टॉप 30 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहता है कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करना न भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारी वीडियो से अवगत हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। क्या है प्रश्न और किस प्रकार के प्रश्न हैं उन प्रश्नों की बात करी जाए। तो पहले प्रश्न की बात कर ली जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है। ठीक है, क्या विश्व शांति स्तूप कहाँ है। ऑप्शंस की बात कर ली जाए, वैशाली, नालंदा, राजगीर और पटना। तो सही आंसर की पहले बात कर ली जाए, पहले का जो सही आंसर हो जाएगा वो राजगीर हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर ली जाए विश्व शांति स्तूप की। विश्व शांति स्तूप की बात कर ली जाए तो ये जो है रत्नागिरी पहाड़ी पर इस 1978 यानी कि 1978 में इसको बनाया गया था। इसकी 400 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है और गौतम बुद्ध की जो 26वीं जयंती थी वहाँ पर विश्व शांति स्तूप बनाया गया था, जब उनकी क्या 26वीं जयंती थी, किसकी, गौतम बुद्ध की। ठीक है, और वास्तुकार की बात कर ली जाए, यानी कि विश्व शांति स्तूप में वास्तुकार कौन थे। वास्तुकार की बात कर ली जाए यानी कि बनाने वाले आकार, तो उपेंद्र महारथी थे। कौन थे, उपेंद्र महारथी। अभी अभी जो एग्ज़ाम हुआ है आपका बीपीएससी टीचर वैकेंसी का, उसमें पूछा गया था कि जो आपका नया जो संसद है उनके वास्तुकार कौन है। तो आंसर था विमल पटेल। आई होप आपको पता होगा। चलिए, और बहुत ही बेसिक प्रश्न था। और आपके लिए क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। और करंट अफेयर की बात कर ली जाए तो मलमास मेला, बिहार का मलमास मेला जो है नालंदा में ही जो है शुरू किया गया है। वैसे आप बताइएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा बनाया गया था। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। 3.5 लाख, 13 लाख, 23 लाख या 42.5 लाख वर्ग किलोमीटर में। तो जो सही आंसर की बात सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर ली जाए तो ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई सभ्यता थी। और सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हड़प्पा में बहुत ज़्यादा क्या है, खुदाई के अवशेष मिले थे, इसी वजह से इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और इसके विस्तार की बात कर ली जाए तो उत्तर में जो है मांडा यानी कि कश्मीर। ठीक है, कश्मीर, उत्तर में मांडा यानी कि कश्मीर, और उत्तर से लेके दक्षिण में जो है आपका नर्मदा नदी तक इसका फैलाव था। ठीक है, नर्मदा नदी तक, उत्तर से मांडा यानी कि कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक इसका क्या था, फैलाव था, यानी कि सिंधु सभ्यता की बात हो रही है। और बात कर ली जाए, और पश्चिम में इसका सुतका गैंडोर से लेकर पूर्व में दक्षिण तक आपका जो है ये लगभग इसकी लंबाई जो है 110 किलोमीटर थी। ठीक है, पश्चिम से 16 किलोमीटर और दक्षिण से इसकी लंबाई 1100 किलोमीटर थी। ठीक है, और पश्चिम से सुतका गैंडोर से लेके पूर्व में आलमगीरपुर तक यानी कि मेरठ तक इसका फैलाव था। नॉर्मली बात कर ली जाए तो उत्तर से जो है मांडा कश्मीर से होते हुए दक्षिण में नर्मदा नदी तक इसका फैलाव था। पश्चिम से सुतका गैंडोर से होते हुए पूर्व में इसका आलमगीर यानी कि मेरठ तक इसका जो है फैलाव था। आगे देखते हैं, आर्य शब्द कहाँ गया। आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो श्रेष्ठ वंश हो जाएगा। आर्य जो शब्द का
आर्य जो शब्द है इसका प्रयोग लगभग वैदिक काल के साहित्य में किया जाता है और सबसे पहले इसका प्रयोग 1853 ईस्वी में 1853 ईस्वी में मैक्स मूलर ने किया था। ठीक है, किसने किया था? मैक्स मूलर ने। ठीक है, आर्य शब्द की जो पहली बार 1853 ईस्वी में मैक्स मूलर ने जाति को इंगित करने के लिए, ठीक है, एक जाति विशेष के नाम से इसको रखा गया था। आगे देखते हैं, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह है प्रभासगिरी जैन, बौद्ध, शैव, वैष्णव। तो चौथे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जैन हो जाएगा। और बात कर लेते हैं, जब जैन की बात आई है तो प्रभासगिरी की बात कर ली जाए पहले, तो ये यूपी के कौशाम्बी में, ठीक है, कौशाम्बी में है और किनका मंदिर है? वो पद्म प्रभु का मंदिर है। ठीक है, पद्म प्रभु। और ये कौन है? ये जैन धर्म के छठवें, ठीक है, छठवें तीर्थंकर थे। कौन थे? छठवें तीर्थंकर। कौन? पद्म प्रभु जो थे वो छठवें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ठीक है, और उन्हीं का मंदिर है प्रभासगिरी में। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप बताइए कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट डाउन करिएगा। उस संगठन का नाम बताइए जिनका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या हो गया? विलय हो गया, यानी कि मिल गया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन इंडिया सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। यहाँ कॉन्फ्रेंस नहीं कांग्रेस होना चाहिए आई थिंक। ठीक है, आपको क्या लगता है कि यहाँ क्या होना चाहिए? मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग प्रॉब्लम हुई है। फिलहाल बात करते हैं पाँचवें के सही आंसर की। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसका सही आंसर हो जाएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का विलय हो गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस में। ठीक है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय हो गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस में। ठीक है, कब? 1886 में। अब बात कर ली जाए आगे, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ठीक है, किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी। तो देखिए छठवें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो लोकमान्य तिलक जो हैं इन्हें कहा जाता है भारतीय अशांति के जनक। और बात कर ली जाए कि जो इनको भारतीय अशांति के जनक कहते हैं वो कौन थे? तो वो थे आपके वेले टाइल। ठीक है, वेले टाइल सिरोल। इन्होंने अपनी पुस्तक में, और अपनी पुस्तक कौन सी? इंडियन अनरेस्ट में, इंडियन लिख देती हूँ मैं, इंडियन अनरेस्ट यानी कि बिना आराम के में इनको क्या कहा था? लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में उन्होंने लिखा था। ठीक है, लोकमान्य तिलक का दूसरा नाम जो आप जानते हैं बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इनकी भी पुस्तक आई है। इन्होंने भी पुस्तक लिखी थी, कौन सी? गीता रहस्य। ठीक है, गीता रहस्य और भी एक आध पुस्तकें जो इम्पॉर्टेंट है, आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो खुद से सर्च करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और नारा जो इन्होंने दिया था वह स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये इनका नारा था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बिंबिसार के समय मगध की राजधानी थी। राजगृह, नालंदा, तक्षशिला, पाटलिपुत्र। ठीक है, सातवें के सही आंसर की बात कर ली जाए, सातवें का जो सही आंसर है वो राजगृह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बिंबिसार का राज्याभिषेक कब होता है और इसका राज्य कब से कब तक रहा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट डाउन करें। बात कर लें कि ये जो राजगृह है, पाटलिपुत्र है, तो ये इम्पॉर्टेंट है बौद्ध संगीति से। तो बौद्ध संगीति की बात कर ली जाए, बौद्ध संगीति प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहली बौद्ध संगीति की बात कर ली जाए तो पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। ठीक है, पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। दूसरी जो है वो वैशाली में हुई थी, आपको याद होगा, वैशाली में हुई थी। तीसरी की बात कर लीजिए तो तीसरी पाटलिपुत्र में। और चौथा आप बताएं कमेंट बॉक्स में कौन? ठीक है, मैं अब इस टाइम में उसे जो है
क्या कहा जाता है उस राज्य को इस टाइम में? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे देखते हैं, सन 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय जो है लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शंस देखते हैं। एनी बेसेंट ने, लाला लाजपत राय ने, मोतीलाल नेहरू ने, AC मजूमदार ने। ठीक है, तो AC मजूमदार यानी कि चौथा, 8वें के सही आंसर की बात कर ली जाए, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, AC मजूमदार। और ये आपने जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ा होगा तो मजूमदार जी ने भी खुदाई की है या कहीं इनका इम्पोर्टेंस रहा है। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट डाउन करें। और बात कर लेते हैं अब अधिवेशन की। तो जो लखनऊ अधिवेशन था वो भी 1916 में, वो तो जो है मजूमदार जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, ये बात सही हो गई। ठीक है, लेकिन 1928 के कलकत्ता अधिवेशन की बात कर ली जाए, कलकत्ता अधिवेशन की, तो इसका जो है इसकी अध्यक्षता जो है उन्होंने मोतीलाल नेहरू ने की थी। 1928 में कलकत्ता 1928 में कलकत्ता अधिवेशन का जो है वो मोतीलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, और बात कर ली जाए एनी बेसेंट के बारे में, अगर जो आप इम्पोर्टेंट जानते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और इन्होंने एनी बेसेंट ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट डाउन करें। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? ठीक है, हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली, शौकत अली, हकीम अजमल खां। 9वें के सही आंसर की बात कर ली जाए, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हकीम अजमल खां। हकीम अजमल, खिलाफत आंदोलन की बात कर ली जाए तो ये कब तक चला? ये चला है आपका 1919 से लेकर 1922 तक। ठीक है, चला है। और इसका नेतृत्व जो है अहमदाबाद अधिवेशन से हुआ था। ठीक है, और जो कहाँ गए, हकीम अजमल खां हैं, इन्होंने 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कौन सी? 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी हकीम अजमल खान ने, ये याद रखिएगा। 1928 में अभी हम लोगों ने पढ़ा किनकी अध्यक्षता उन्होंने की थी, कलकत्ता के मोतीलाल नेहरू ने की थी अध्यक्षता, तो ये सही हो गया। आगे देखते हैं कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? बम्बई, वर्धा, लखनऊ, त्रिपुरा। 10वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो वर्धा में किया गया था। और आप बताइए कि वर्तमान में वर्धा को क्या कहा जाता है? बम्बई को तो मुंबई कहा जाता है, ठीक है, वर्धा को क्या कहा जाता है? ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा के निकट है? तो इन ऑप्शंस के हिसाब से इन ऑप्शन में जो निकट होगा उसको हम चूज करेंगे। ऑप्शन है दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर और नागपुर। 11 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो कोलकाता है वो सही आंसर हो जाएगा। इन सब में जो ज़्यादा नज़दीक है कर्क रेखा से वो कोलकाता है। तो आप जानते हैं बीचों बीच भारत को बीचों बीच काटने वाली रेखा जो है वो कर्क रेखा है, और वो निम्नवत 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, जिसमें गुजरात, राजस्थान शामिल है पूरी लाइन से, और त्रिपुरा, मिजोरम तक ये बात होती है, 8 राज्य हो जाते हैं आपके। ठीक है, बात कर ली जाए कि जो सबसे नज़दीकी शहर है कर्क रेखा का, सबसे नज़दीकी, जैसे आज तो राज्य पूछा गया, मान लीजिए अगर शहर पूछा जाए, नगर पूछा जाए, शहर पूछा जाए, शहर पूछा गया है यहाँ पे भी, और ये ऑप्शंस ना हो तो आप बता सकते हैं जो त्रिपुरा की राजधानी है जो अगरतला जो है वो कर्क रेखा का सबसे नज़दीकी शहर है। ठीक है, उस तरह से ऑप्शन के हिसाब से कोलकाता हो जाएगा। हिमालय की रचना समांतर वाली श्रेणी से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट लग रहा है। हिमालय की रचना समांतर क्या होना चाहिए यहाँ पे, श्रेणी से हुई है जिसमें प्राचीनतम श्रेणी है। ठीक है, शिवालिक श्रेणी, निम्न हिमालय, बृहद हिमालय, धौला धार श्रेणी। 12 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, बृहद हिमालय। और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ है आप बिल्कुल जानते होंगे। ये जो है सिंधु नदी के गार्ज से लेकर सिंधु नदी के गार्ज से लेकर क्या है, गार्ज से लेकर
अरुणाचल प्रदेश के जो पर्वत है नामचा बरवा पर्वत तक इसका फैलाव है किसका, बृहद हिमालय का, जो कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, ठीक है, यानी कि मैदान में इसका उद्गम होता है, तो यहाँ पे सन नहीं सोन नदी है। शारदा या सरयू, गोमती या रामगंगा। तो 13 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो गोमती नदी जो है वो गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है। और बात कर ली जाए कि ये गोमती नदी के किनारे जो शहर इंपॉर्टेंट है जो बसे हुए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे लखनऊ, ठीक है, पूछ देता है कि लखनऊ जो है किस नदी के किनारे है, तो लखनऊ हुआ आपका, और जौनपुर हुआ, सुल्तानपुर हुआ, ये क्या है, सुल्तानपुर, ये गोमती नदी के किनारे हैं। और गोमती नदी की बात कर ली जाए तो ये उत्तर प्रदेश के, यानी कि अपना यूपी, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला से इसका उद्गम होता है, ठीक है, पीलीभीत क्या ही लिख रहा है, पीलीभीत, ठीक है, ये हो गया सही। यानी कि 13वां का जो सही आंसर तीसरा हो जाएगा, वो बिना कहे सुने। अगला देखते हैं, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है। पैरेनीज, एम्पिनाइंस, कारपेथियान, ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है, यानी कि 14 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है सबसे सही आंसर हो जाएगा। और ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, वो जर्मनी में है, ठीक है, कहाँ है, जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट। आगे देखते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, यानी कि क्या इसका अभिप्राय है। अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, ठीक है, सहकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ठीक है, अमीर एवं गरीब का सह अस्तित्व, छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व, यानी कि उसके बाद जो छोटे लोग हैं वो, जो उनसे भी जिनके पास उद्योग नहीं है वो। तो 15 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें सहकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपस्फीति की अवस्था, भारी उद्योग की अभिनति, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, कच्चे माल की कमी। 16 के सही आंसर की बात कर ली जाए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था, ठीक है, किसका राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने, RCV राव ने, VKR राव ने, DR गाडगिल ने। 17 के सही आंसर की पहले बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो जाएगा कि दादा भाई नौरोजी ने पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किया था, ठीक है, और इन्हें ग्रेट गोल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, कहा जाता है, जो कि एक नॉर्मल है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखें, नहीं लिखना चाहते हैं तो ठीक, बस याद रखें। आगे देखिए, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं क्या कहलाता है, मुद्रास्फीति, मुद्रा अपस्फीति और रिसेशन, एर्मोटाइजेशन। 18 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक है, 18 का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, असम, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। 19 के सही आंसर की बात कर ली जाए, जो 19 का सही आंसर है वो दूसरा हो जाएगा, बिल्कुल कर्नाटक में यक्षगान लोक नृत्य संबंधित है कर्नाटक से। अब बताइए आपके लिए है कि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथकली किन राज्यों से संबंधित है, इनका ये जो नृत्य है वो किन राज्यों से संबंधित है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में नोट डाउन जरूर करें। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है, कहाँ गया, निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है, वानिकी, विनिर्माण, कृषि, विपणन। 20 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विपणन। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान सभा गठित करने का क्या आधार था, यानी कि भारत का जो संविधान सभा गठित हुई उसका आधार क्या था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय। 21 के सही आंसर की बात कर लीजिए, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान
1946। देखिए संविधान सभा का चुनाव कब होता है, ठीक है, संविधान सभा का चुनाव कब होता है, 1946 में, ठीक है, चुनाव होता है जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच क्या होती है, वोटिंग होती है। और तो यहाँ पे जो है कांग्रेस जो है वो 208 सीटों से इसकी जीत होती है, जबकि मुस्लिम लीग जो है वो मात्र 73 सीट इनकी रहती है। तो 208 सीट कांग्रेस होती है, कांग्रेस की होती है, और कांग्रेस जो है इसमें विजयी होता है, यानी कि कैबिनेट मिशन प्लान बिल्कुल सही हो गया। 1946 में पहला क्या है, चुनाव होता है भारत का। आगे देखते हैं, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। ये बच्चों वाला खेल है, आपने क्लास 9th 8 में जो जीके की छोटी छोटी पुस्तक मिलती है, बड़े चाव से हम लोग पढ़ते थे, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा और आज तक आपको याद ही होगा। तो 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1947, 11 फरवरी 1948, इनमें से कोई नहीं। 22 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो सही आंसर जो है वो दूसरा है, ठीक है, 26 नवंबर 1949, ठीक है। और बात कर लें तो जैसे कि अध्यक्ष जो रहे हैं वो BR अम्बेडकर रहे हैं आपके, ठीक है। और समिति जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट डाउन करके बताएं। और कब कितने दिन में पूरा हुआ, आपको पता है कि जो संविधान अपना जो बनकर पूरा हुआ है वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में पूरा हो गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, और ये बात कर ली जाए जो BR अम्बेडकर ने एक प्रस्ताव रखा था, BR अम्बेडकर ने एक प्रस्ताव रखा था, जिसको आप सुन लीजिए कि इसका प्रस्ताव का नाम था कि द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाई द असेंबली बी पास्ट, ठीक है, ये था द कॉन्स्टिट्यूशन एज स्टेल्ड बाई द असेंबली बी पास्ट। ये प्रस्ताव BR अम्बेडकर ने क्या किया था, पारित किया था, जिसपे ये क्या है जो है संविधान सभा में जो ये संविधान की बात हुई थी वो चली थी, ठीक है, ये प्रस्ताव था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। ऑप्शन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक नीतिक समानता, साम्यवादी राज्य। तो इसके सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो भारतीय संविधान का दर्शन यानी कि साम्यवादी राज्य की कहीं भी इसका प्रस्ताव नहीं रखा गया है, जो कि सही आंसर हो जाएगा। यहाँ निगेटिव क्वेश्चन है, निगेटिव ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है किससे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, मूल कर्तव्य से, मूल अधिकारों से, नागरिकता से। 24 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, मूल अधिकारों से, ठीक है। 24 का जो अब तीसरा ऑप्शन तो सही हो गया। भाग 3 की बात कर ली जाए, संविधान का भाग 3 जो है, और अनुच्छेद की बात कर ली जाए तो 12 से 35, ठीक है, एक्ट जो है यानी कि अनुच्छेद जो है 12 से 35 के बीच में जो है मूल अधिकार की बात की गई है, ठीक है। तो ये जो भाग 3 का संबंध हुआ वो सीधे सीधे मूल अधिकारों से हो गया आपका, ठीक है। और सब पहले जो मूल अपना संविधान था जिसमें संशोधन नहीं हुआ था, उसमें जो है आपके 7 मूल थे। कितने मूल थे, 7 मूल अधिकार प्राप्त थे। उसके बाद आपके 44वें जो संविधान संशोधन हुआ वहाँ पे 1978 के द्वारा, वहाँ पे आपको इसमें से संपत्ति के आधार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में बदल दिया गया था। तो ये आप 44वां संविधान संशोधन इम्पॉर्टेंट है, और इसका जो 1978 इसको याद रखिएगा। और ये बात रही कि संविधान का भाग 3 जो है वो संबंधित है मूल अधिकारों में, और ये बात कहाँ से, अनुच्छेद 12 से 35 तक की गई है। आगे देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, 25, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 45 वर्ष। तो 25 के सही आंसर की बात कर ली जाए, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 25 वर्ष। आगे देखते हैं, शक्ति का मात्रक है हर्ट्ज, वोल्ट, वाट, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो 26 के सही आंसर की पहले बात करते हैं, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वाट, ठीक है। शक्ति का वाट होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है, ठीक है, विभवांतर का होता है वोल्ट, विभवांतर, ठीक है। अब आवृत्ति का हर्ट्ज होता है, ठीक है, आवृत्ति का जो है हर्ट्ज होता है। और एक इम्पॉर्टेंट है, ऊर्जा का जूल होता है, जो पूछा जाता है अधिकतर। तो ये मात्रक थोड़ा सा आप जो है रट लीजिएगा या याद कर लीजिएगा, या आपको पहले से पता है तो बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया है। फ्यूज का सिद्धांत है
विद्युत का रासायनिक प्रभाव, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। 27 के सही आंसर की बात कर लीजिए, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, हो जाएगा विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, और जो इस्त्री है यानी कि जिसे कपड़े हम प्रेस करते हैं, और जो हीटर्स हैं वो ऊष्मीय प्रभाव के उदाहरण हैं, वो भी क्या हैं, ऊष्मीय प्रभाव के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाइड्रोजन को जलाने पर बनेगा, क्या बनेगा भाई, ऑक्सीजन, राख, पानी, मीथेन। 28 के सही आंसर की बात कर लीजिए, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो क्या है वो पानी बन जाएगा। ठीक है, क्या सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, मरकरी सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड। 29 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन मरकरी सल्फाइड की बात कर ली जाए, और सिंदूर को इंगित की जाता है HGS से। ठीक है, HGS जो ये सही हो गया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा NaCl। ठीक है, इसको साधारण नमक कहा जाता है, साधारण नमक। और बात कर ली जाए कि और साधारण NaCl की बात आप समझ रहे हैं, सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक हो गया। चूना पत्थर CaCO3। ठीक है, CaCO3 आपने कई बार रटा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे कहा जाता है। तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा मरकरी सल्फाइड यानी कि सिंदूर। HGS जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है, बहुत ही आसान प्रश्न। स्टार फिश, जेली फिश, डॉग फिश, समुद्री घोड़ा। तो 30वें का जो सही आंसर है वो चौथा हो जाएगा, समुद्री घोड़ा। नाम भले ही जैसा भी हो लेकिन ये समुद्र में रहता है, एक प्रकार की मछली है। ठीक है, तो ये थे टॉप 30 प्रश्न। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद।